मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। लर्निंग वर्ड अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना? क्यों है? लर्निंग का मतलब है सीखना। अभी आप सब लोग कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं, है ना? लेकिन सबकी मन की स्थिति अलग अलग है शायद, है ना? क्लास में कुछ बच्चे बड़े डर से पढ़ते हैं, कुछ का बड़ा इंटरेस्ट होता है, कुछ ऑलरेडी बड़े मोटिवेटेड प्रेरित होते हैं कि आज नई क्लास हो रही है या नया कुछ सीखने जा रहे हैं तो हम बड़े प्रेरित हैं। तो सबकी मन की स्थिति पर सीखने के दौरान सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग होती है, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी ऑफ यानी कि सीखने का मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जैसे मैंने कहा, मन की स्थिति, दिमाग की स्थिति। कुछ लोग डर से बैठते हैं, कुछ लोग बड़े फ्रेश माइंड से बैठते हैं, कुछ ऑलरेडी प्रेरित होते हैं, कुछ ऑलरेडी प्रेरित नहीं होते, उन्हें प्रेरित करना पड़ता है। एक क्लास में 20 बच्चे हैं, सभी का दिमाग, मन, परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ सब कुछ अलग है। इन सब को हम जब सीखने से जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि आपका संबंध किससे है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी तो सामान्य मनोविज्ञान है। तो जनरल साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से मिला हमें? ग्रीक शब्द मिला साइको प्लस लॉजी। साइको का मतलब है जिसका संबंध हमारे दिमाग से है, और लॉजी का मतलब है विज्ञान, यानी कि दिमाग का या मन का विज्ञान, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन सबसे ज्यादा इसी बात में समझ आएगी, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। बिहेवियर क्यों कहा? व्यवहार क्यों कहते हैं? क्यों व्यवहार से हम साइकोलॉजी का संबंध जोड़ते हैं? उठना बैठना, आपका उठना बैठना, आपका बात करना, उससे हम एक प्रेडिक्शन ले लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं कि ये स्टूडेंट ऐसा है, ये बात करने में ऐसा है। जैसे मैंने अभी सुबह कहा सभी कैलकाटा वाले आ जाएं। क्यों कहा? क्योंकि मुझे थोड़ा मैं एज ए टीचर मैं जानती हूँ कि वो थोड़ा अपने दिमाग से ज़्यादा प्रेरित है, क्योंकि बहुत दूर से आए यहाँ पढ़ने, उनकी नीड अलग है। उन्हें लगता है कि मैं इतनी दूर आया हूँ तो हमें कुछ ना कुछ सीखने आना है। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा सब लोग वो आ जाए जो लोग कैलकाटा से आ जाए, क्योंकि मुझे मेरी फीलिंग में ये आया कि वो लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि उनकी सीखने की क्षमता और उनका जो नीड है, उनकी डिजायर बहुत ज़्यादा उन्हें सीखना है, क्योंकि वो बहुत दूर से आए। तो जैसे मैंने पहले कहा सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, तो इसीलिए हम व्यवहार से किसी के पहचान जाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं साइंस ऑफ बिहेवियर है, क्योंकि व्यवहार हमारे में परिवर्तन कब आता है? जब हम अनुभव, है ना, जैसे अनुभव लेंगे वैसे ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे आप सबसे पहली बार शायद कैलकाटा वाले या दूसरे लोग नोएडा आए होंगे तो उन्हें बहुत परेशानी होगी, है ना? तो धीरे धीरे वो सीख गए। अब उन्हें बहुत कॉमन लगता है कैलकाटा भी जाना और कैलकाटा से नोएडा भी आना, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, है ना? उनका डर खत्म हो गया, बहुत चीजें खत्म हो गई। उस व्यवहार में और आज के व्यवहार में बहुत फर्क है। जब आप एक नई जगह पे जाते हैं तो आपका व्यवहार अलग होता है, जब आप उस नई जगह में बार बार चले जाते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि आपके मन की स्थिति, दिमाग की स्थिति बदल जाती है, क्योंकि अब आप उस काम को सीख गए। ठीक है, तो हम आप लोगों को क्यों पढ़ा रहे हैं ये साइकोलॉजी? क्योंकि आपको एज ए टीचर जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो आप उनकी मन की स्थिति को समझ सकें। इसीलिए हमारा लक्ष्य है ताकि आप व्यक्ति कौन होगा? आपके स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है, उनको समझ पाए, उनके व्यवहार पे जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं उसी के अनुसार उन्हें पढ़ाएं, उन्हें सिखाएं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है उसे हम बार बार राइम्स को बोलने के लिए कहते हैं ताकि उसे याद आ जाए, तो उसको पढ़ाने की तरीका अलग है। जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो हम लॉजिकल मेथड से पढ़ाना शुरू कर देते हैं,
फिर और बड़ा होता है तो उसकी वो स्थिति खत्म हो जाती है जितना उसे सीखना है। हालांकि हम सारी उम्र सीखते रहते हैं, तो कहने का मतलब है हम उसकी एज, हम उसके व्यवहार, उसके अनुसार उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर पाए। कि उसे अब एक शैतान बच्चा है, उसे कैसे सिखाना है, उसको उसकी साइकोलॉजी को समझकर उसको सिखाया जाए। कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो उनको उसी के अनुसार उन्हें पढ़ाना है, उसके यानी कि टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, उस व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल करना है सिखाने के मकसद से। ठीक है। और तीसरा है टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, कि पहले से ही हम एक सोच बना लें कि इसका व्यवहार ऐसा है, इस तरह का बच्चा है, तो हम उसको क्या क्या चीज़ों से सिखा सकते हैं। आजकल प्ले वे मेथड इसीलिए बहुत ही कामयाब है, क्योंकि आजकल के बच्चों का व्यवहार वैसा ही है, तो उसे देखते हुए प्ले वे मेथड्स अपनाए जा रहे हैं। ठीक है। तो साइकोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है। थ्योरेटिकल और जनरल साइकोलॉजी एंड देन अप्लाइड साइकोलॉजी। थ्योरेटिकल में आती है चाइल्ड एनिमल एंड सोशल, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिससे हमारा यहाँ पे इसका उससे कोई संबंध नहीं है। तो अप्लाइड में दो ब्रांचेस हैं उसकी, एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल। तो हम बात करेंगे सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से मतलब है, क्योंकि हम पढ़ने और सीखने और सिखाने की परिस्थितियों से हमारा मकसद है एक टीचर को, है ना, तो इसलिए हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, जो सीखने वाले के व्यवहार को स्टडी करने का, उसको पहचानने की एक साइंस है, इसलिए इसे बोलते हैं एजुकेशनल साइंस। यानी कि हमारा संबंध सीखने वाले से संबंधित परिस्थितियाँ, उसको क्या सामान चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, कैसा माहौल चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, उससे सारा हमारा संबंध है। इसीलिए दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। जनरल साइकोलॉजी में हम इंसान और एनिमल्स दोनों के व्यवहार को पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी में सिर्फ शिक्षा से संबंधित परिस्थितियों के में ही जो स्टूडेंट व्यवहार करते हैं उसे ही हम समझेंगे, जैसे अभी आप बैठे हैं। ठीक है। और जनरल साइकोलॉजी में सभी एक्सपेक्ट पढ़े जाते हैं, एक्शंस ऑफ एनिमल्स एंड मैन, उसके हर क्षेत्र के बारे में, बचपन से लेकर बड़े होने तक, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे चलता है, सब कुछ। लेकिन हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में सिर्फ विद द ओनली लर्नर्स प्रॉब्लम, सीखने वाले की आने वाली क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिचुएशंस हैं और उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, इसके बारे में सिर्फ हम पढ़ते हैं। तो जो सीखना है हमारा, वो कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स पर निर्भर है, कुछ तत्वों पर निर्भर है, जो अगर हमें वो सिद्धांत एक टीचर को पता होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सिखा पाएगा। ठीक है। तो वो हमारे, तो फॉर इफेक्टिव लर्निंग इंस्ट्रक्टर शुड नो एंड फॉलो द प्रिंसिपल्स। अगर आपने प्रभावी पढ़ाना, आप एक बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, अनुदेशक बनना चाहते हैं, तो आपके इन प्रिंसिपल्स को ज्ञान होना आपको जरूरी है, इसीलिए आप ये पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम स्टिमुलेशन थ्रू ह्यूमन सेंसेस। कोई भी सीखता है अपनी सेंसेस से सीखता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है ना, कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान और टच। हाँ, हमारी जीभ और स्किन, टच से हम इन 5 चीजों से हम सीखते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर इन 5 चीजों, इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से ही हम स्टिमुलेट होते हैं, उत्तेजित होते हैं, है ना। आप गर्म चीज को टच करते हो तो स्टिमुलेशन होता है ना, उत्तेजित होता है कि ये गर्म है इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, तो आप कुछ ना कुछ सीख पाए कि ये मैंने हाथ लगाया, ये गर्म है इसलिए मैंने अपना हाथ हटा दिया। तो जैसे ही हमें सेंसेशन होगा, हमें स्टिमुलेशन होगा, तभी हम सीखेंगे। इसीलिए हमने एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए टीचर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, बोरिंग मेथड से नहीं पढ़ाएं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का यूज़ करें ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यूज़ हो, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सीख पाए। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं ये सब नहीं चल रहा, या मैं एग्जाम्पल्स नहीं ले रही, या मैं बोर्ड का यूज़ नहीं कर रही, या कोई आपकी तो स्किल ट्रेनिंग है, मान लो आप हेयर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं सपोज, है ना,
और आपने सिर्फ बोल दिया ये हेयर स्टाइल ऐसा होता है, इस हेयर स्टाइल में लेकिन अगर मैंने उसे करके दिखाया, है ना, आपके अनदर सेंस यूज हुई, आपने उसे टच किया, देखा, खुद से बनाया, तो आप ज़्यादा अच्छा सीख पाओगे। तो ह्यूमन सेंसेस को प्रयोग करते हुए स्टिमुलेशन लाना है, ठीक है, उत्तेजना लानी है, तभी स्टूडेंट्स को सिखाना। लेकिन हमारे लर्नर्स रिक्वायर एक्टिविटी, सिर्फ सिखाना नहीं है। मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, सपोज मैंने हेयर स्टाइल का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उसके बाद मैंने कहा ठीक है हो गया मेरा काम, और मैं क्लास से चले गए, क्या आप सीख जाएंगे? क्योंकि आपने तो वो पहली बार देखा है, आपने सिर्फ क्या देखा और सुना, करा नहीं ना। लेकिन लर्नर्स रिक्वायर एक्टिविटी का मतलब है उनसे उस काम को करवाना भी है, डूइंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप जब उस काम को मेरे सामने करेंगे तभी मेरा वो काम पूरा होगा, तभी आप सीख पाएंगे। एग्री? बिना करे काम स्टूडेंट नहीं सीखते, इसलिए जब भी आप टीचर बने, इंस्ट्रक्टर बने, तो पहले स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेशन दें, उन्हें सिखाएं और बाद में उसी काम को स्टूडेंट से करवाएं, तभी वो सीख पाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल है लर्निंग इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, पुराने अनुभवों से नए बातों को जोड़ते हुए ही सिखाएं, है ना। आपके अपने पुराने अनुभव होते हैं, कुछ ना कुछ आपने, जैसे कोई भी टॉपिक हो, मैं सपोज मैंने बार हेयर स्टाइल ही आ रहा है, मैंने एक नया हेयर स्टाइल आपको सिखाया, आज सिखाने जा रही हूँ सपोज, और मैंने लेकिन कुछ बेसिक में आपकी, जैसे अभी एडवांस क्लास है ना, बेसिक में आप उस हेयर स्टाइल से संबंधित कुछ ना कुछ सीखा होगा, मैं ये एज ए टीचर मैं जानती हूँ, तो मैं पहले उस स्टाइल से इस नए स्टाइल को जोड़ूंगी, कनेक्ट करूंगी, पुराने अनुभव से नए अनुभव को जोड़ने की कोशिश करूंगी, तो आप ज़्यादा अच्छा सीखेंगे ना, क्योंकि उतना काम तो आपको आता है, आपने बस उसमें थोड़ा सा नया ऐड ही करना है। तो हमेशा पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेते हुए नई चीज को जोड़ना है। तीसरा प्रिंसिपल है इंटरेस्ट इज एसेंशियल टू इफेक्टिव लर्निंग एंड मेक्स लर्नर रेडी टू लर्न। आपने अपने स्टूडेंट को मोटिवेट तो कर दिया, प्रेरित कर दिया, ठीक है, प्रेरणा क्या यही खत्म हो जाती है? नहीं, आपने उस प्रेरणा को आगे रुचि तक ले जाना है, इंटरेस्ट तक ले जाना है, और उस इंटरेस्ट को बनाए भी रखना है। तो पढ़ाते समय अधिक से अधिक सामग्री, टीचिंग एड्स यूज करें, जिससे विद्यार्थियों का सीखने में रुचि बढ़े, ठीक है। इसीलिए है इंटरेस्ट इज एसेंशियल टू इफेक्टिव लर्निंग, प्रभावी सिखाने के लिए रुचि का बना रहना बहुत ही जरूरी है। फिर है फिफ्थ प्रिंसिपल है अर्ली सक्सेस प्रोवाइड बेस फॉर फर्दर लर्निंग, शुरुआती जो सफलता है आगे सीखने में मदद करती है। ये तो है ही, ये नहीं कि आप बहुत मुश्किल काम पहले सिखा रहे जिससे बच्चे सीख ही नहीं पा रहे, तो आगे जब सक्सेस ही नहीं मिली तो आगे क्या सीखेंगे। इसीलिए आप ऐसा काम स्टूडेंट को पहले कराएं जिसमें उन्हें सक्सेस मिले, सफलता मिले, ताकि और आगे सीखने में उन्हें मदद हो। ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, आसान काम आप जल्दी सीखते हैं जिससे आगे और सीखने में आपको मदद मिलेगी। 6 पॉइंट है लर्निंग नीड्स अवेयरनेस ऑफ पर्पस। कुछ भी काम आप अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, पहले उसका उद्देश्य उन्हें जरूर बताएं कि आप ये सीखने के बाद आपको क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या करना आ जाएगा, क्या क्या। अभी हम बोलते हैं ना, अरे आप इतने अच्छे हेयर स्टाइल सीख जाओगे और आप इतना अच्छा मेकअप करना सीख जाओगे तो बाद में ब्राइडल मेकअप करोगे तो आजकल तो कितने पैसे बनते हैं, ठीक है। तो उन्हें सीखने का पर्पस जरूर बताएं कि किस पर्पस से आप वो काम सीख रहे हैं, किस उद्देश्य से आप काम को सीख रहे हैं, ठीक है। फिर है 7 पॉइंट कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन इज एसेंशियल टू इफेक्टिव। सीखना तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उसका मूल्यांकन नहीं होगा। नहीं, ठीक ही कह रहे हैं। अगर आपके एग्जाम ना हो क्या आप अच्छा सीखोगे? नहीं सीखोगे ना। तो एग्जाम्स सेशनल लेकर, कुछ ना कुछ टेस्ट लेकर उनकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन समय समय पर करते रहना है। प्लस ये भी होता है कि अब मैंने एक काम सीखा, मैडम ने उसके मार्क्स दिए या जो भी मेरा मूल्यांकन हो गया, अब मैं नेक्स्ट सीखूँ, है ना। एक अगले स्तर पर जाने के लिए भी इवैल्यूएशन का होना जरूरी है। इतना सीखने के बाद तभी तो आगे सीखो। अगर आपका इवैल्यूएशन नहीं हो, आपको तो पता ही नहीं मुझे ये आता भी है या नहीं है,
तो इसीलिए कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन भी प्रभावी सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। 8 पॉइंट है रिकॉग्निशन एंड क्रेडिट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव फॉर लर्निंग। आप उनको पहचान दीजिए, आप उन्हें उनके किए हुए काम को मार्क्स देने के बाद अच्छा है क्रेडिट दीजिए, कुछ आप उनको ओके गुड वेरी गुड जो भी वो काम करें वो साथ के साथ उनको प्रोत्साहन देने के लिए जरूर करें। ठीक है। लर्निंग इज फॉलोड इमीडिएटली बाय एप्लीकेशन। सीखना जो है एप्लीकेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग। जो भी आपने सिखाया है उसका फॉलोअप अनुप्रयोग से होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, मैडम ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, मान लो मैंने आपको कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उसके बाद मेरा फर्ज बनता है कि आप तभी अच्छा सीखेंगे जब आप उस काम को अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन अनुप्रयोग करेंगे। मेरे किए हुए सिखाए हुए काम को आप दोबारा से मेरे सामने करके देखेंगे, तो एप्लीकेशन उस काम का बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है रेपिटेशन इज एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड एक्वायरिंग स्किल। कौशल सीखने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। कहते भी हैं करत करत अभ्यास करते रहने से एक जिसका दिमाग भी नहीं है वो भी सीख जाता है। जड़ीमती हो सुजान, ठीक है ना, वो भी सीख जाता है। तो बच्चों, क्योंकि आपके क्लास में अगर 40 स्टूडेंट है, मान लो मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी का दिमाग एक जैसा नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं करना चाहते हैं, दिमाग नहीं है लेकिन काम को करना चाहते हैं, है ना। तो उन स्टूडेंट के लिए ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं आप कि उनको बार बार उस काम का अभ्यास कराएं ताकि उनका काम वो पक्का हो जाए, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से आदत में आ जाती है वो चीज़, जिससे आपको वो काम बड़ी आसानी से बिना समय बर्बाद किए हुए उसको कर सकते हैं। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो मैं रोज निटिंग है, मान लो एक निटिंग है, मैंने पहली बार निटिंग करना सीखा तो बड़ा देख देख के मैं कर रही हूँ ना, फंदे ऐसे डालने ऐसे, लेकिन जैसे जैसे मेरा अभ्यास होता चला गया, मैंने उसको काम को बार बार किया, तो फिर मैं इतनी मेरी स्पीड भी बढ़ गई। तो स्पीड बनाने के लिए, हैबिट अच्छी बनाने के लिए, आदत बनाने के लिए उस काम की, ताकि समय बर्बाद ना हो, उसके लिए अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है लर्नर्स लर्न एट डिफरेंट रेट्स। जैसे मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया कि विद्यार्थी जो है विभिन्न स्तरों पर सीखते हैं, क्योंकि सबका IQ लेवल, सबका दिमाग, सबकी परिस्थितियाँ, सबकी मन की परिस्थितियाँ, सब कुछ अलग अलग है। तो सब लोग अलग अलग स्तर से सीखते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर ही सिखाना। हो सकता है मैंने अभी कुछ सिखाया, ये बहुत जल्दी सीख गए, है ना, क्योंकि इनका अपना दिमाग है, इनकी इंटेलिजेंस लेवल अलग है। लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा मैं तो नहीं सीख पाया, तो आपने उसको भी उसके स्तर के अनुसार ही सिखाना है। तो अब हम कर रहे हैं, जैसे सिखाने के प्रिंसिपल्स हैं वैसे ही पढ़ाने के भी प्रिंसिपल्स, है ना। जैसे हमने सिखाने के प्रिंसिपल्स की चर्चा की कि सिखाना कैसे है, अब हम बात कर रहे हैं पढ़ाना कैसे है। ठीक है। तो पढ़ाने के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल है मोटिवेशन, कि स्टूडेंट्स को आपने सबसे पहले प्रेरित करना है, क्योंकि मोटिवेशन ही सबसे पहला स्टेप है सीखने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को मोटिवेशन, कैसे मोटिवेट करोगे? उनके काम से अप्रिशिएट करोगे, चलो, और नई नई चीज बताएंगे, और उनको उनके पॉजिटिव पॉइंट्स बताएंगे। पॉजिटिव पॉइंट, उनको मतलब प्रोत्साहित करना है, पीछे नहीं ले जाना है उनको, उनके पॉजिटिव, या जो टॉपिक से रिलेटेड उन्हें कुछ ज्ञान है उस ज्ञान को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनका एक प्रोत्साहन बढ़े, क्लास में एक इंटरेस्ट आए, उनका प्रेरित हो और बैठे यहाँ। तो पहला प्रिंसिपल पढ़ाने का है मोटिवेशन का। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी, कि जो भी काम सिखाए उसको साथ में उसकी डूइंग होना भी, उसको एक्टिविटी की फॉर्म में ला करके करना जरूरी है। सपोज मैंने एक टॉपिक थ्योरी का लिया, कोई भी थ्योरी टॉपिक है आपसे रिलेटेड, क्या होते हैं कॉस्मेटोलॉजी में टॉपिक? मेकअप,
कल चलो इनके तो डेमोन्स्ट्रेशन हो सकते हैं, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके डेमोन्स्ट्रेशन थ्योरेटिकल टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए, कब क्या लगाना चाहिए, तो मैं एक रोल प्ले करके कुछ करवा के अगर सिखाऊंगी तो शायद बच्चे एक्टिविटी से ज़्यादा समझेंगे, है ना। रोल प्ले मेथड है, केस स्टडी मेथड है, सारे मेथड्स हैं। तो एक्टिविटी करवानी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रैक्टिकल में तो एक्टिविटी हो ही जाती है, जो मैंने सिखाया आप उसी को करोगे, है ना। लेकिन कई कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें एक्टिविटी संभव नहीं हो पाती है, तो उनके लिए आप डिफरेंट मेथड्स भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, ठीक है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेट तो कर दिया, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखना है। तो बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए क्या करोगे, आपने एक टॉपिक शुरू किया, सपोज कोई भी एक टॉपिक है, योगा का शुरू किया, है ना। सपोज मैंने आज पढ़ाना शुरू किया योगा, तो मैं बड़े मोटिवेट स्टूडेंट को बड़ा प्रेरित कर दिया, बड़े अच्छे से क्लास शुरू, लेकिन धीरे धीरे मेरा पढ़ाना ढीलेपन में चला गया, या मैं बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, या मेरे पास इतने साधन नहीं है जिससे मैं उन्हें यूज़ करके उनमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूं, है ना। तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो पूरे आपके लेसन के दौरान इंटरेस्ट बनाए रखना टीचर का ही काम है। तो उसको पहले से पूरी इस तरह से प्लानिंग या तैयारी करके आना चाहिए कि विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का इंटरेस्ट कहीं भी डामाडोल ना हो। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, जो भी आप एग्जाम्पल लें वो विद्यार्थियों की जीवन से संबंधित होना चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था कि आप नोएडा पहले कभी नहीं आए लेकिन आना शुरू कर, तो आपकी लाइफ से संबंधित ये एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैं मान लो मैं आर्किटेक्चर की टीचर हूँ, मैंने एक विंडो के बारे में पढ़ाना है, तो मैं कहाँ से शुरू करूँगी, आपके घर में कौन सी विंडो है, आपके घर की विंडो में कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, आपके घर में डोर है वो किस तरह का है, क्या आप एक स्केच बना के दिखा सकते हैं। तो मैंने कहाँ से शुरू किया, आपके अपने लाइव एग्जाम्पल से जो आप रोज देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप पढ़ाएं तो आप उन एग्जाम्पल्स को लें जिनका संबंध आपकी लाइफ से हो। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेट एम, आपका एक पर्टिकुलर लक्ष्य होना चाहिए पढ़ाने का, कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाना है, तो इसे आज मेरा ये लक्ष्य है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने सब कुछ काम आज करवाने हैं 1 घंटे में। आपका एक डेफिनेट एम होना चाहिए पढ़ाने का। कई बार होता है ना, आप पढ़ाना शुरू करते हो, इधर उधर की बातें भी शुरू हो जाती हैं, आप अपने एम से भटक जाते हैं, ठीक। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर ही पढ़ाना है। अभी हमने बात की, क्योंकि सभी स्टूडेंट का स्तर अलग अलग होता है, सबका IQ लेवल अलग है, सब अलग बैकग्राउंड से आए हैं, सबकी आर्थिक स्थिति अलग है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लो मैंने एक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में जब हम नोट्स बनाते हैं, कुछ बच्चे पूछने आते हैं मैडम बड़ी सी फाइल ले लें, अलग अलग पेन, तो मैं कहती हूँ नहीं, रजिस्टर भी चलेगा। तब कुछ बच्चे कहते हैं नहीं मैडम प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। जब मैं फिर कह देती हूँ ठीक है आप एक अच्छी सी फाइल लें, बड़ी सी फाइल खरीदें और उसमें बनाएं, लेकिन कुछ बच्चे फिर आ जाते हैं, मेरे पास स्टूडेंट आ जाते हैं, ये कहते हैं नहीं मैडम हम अफोर्ड नहीं कर पाए, है ना। तो जब भी आप पढ़ाएं इन सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज, पहचान करके, बच्चों की पहचान करके, उनकी भिन्नता की पहचान करके, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। आपने सपोज आप प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब है जो भी आप सामग्री अपनी ला रहे हैं पढ़ाने के लिए, उसको आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें अच्छे से, है ना। मैंने कहा आज आपको मेकअप करना है, मेकअप करके दिखाना है, इन पे मेकअप करके दिखाना है ना। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन जब मैं सिखाने के लिए आऊँगी आपको, तो मुझे वो चीज़ें उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, उस एयर ब्रश मेकअप है सपोज, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी चीज़ें सिलेक्ट ठीक से करके आपको डेमो देना है। अगर मैंने ही गलत दिया
मेरी ही सिलेक्शन गलत है तो आप क्या सीखेंगे? ठीक है, तो जो भी आप काम करें उसमें जो भी चीज़ें आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपकी सिलेक्शन उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ऑफ कोर्स कोई भी काम करें प्लानिंग से करें। आज मैं पढ़ाने आई, मुझे पहले से प्लानिंग मैंने की, मैंने अपनी पीपीटी बनाई, ठीक है, मुझे बोर्ड पे क्या लिखना है वो मैं सोच के आई। अगर मैं स्किल ट्रेनिंग में पढ़ा रही हूँ, सपोज मैं एक ट्रेड से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है मुझे सैम्पल्स यूज़ करने पड़ते, है ना, कोई चीज़ का सैंपल यूज़ करना पड़ता या कोई मॉडल यूज़ करना पड़ता। तो ये सारी प्लानिंग मैं पहले करके आऊँगी कि मुझे आज सैंपल से पढ़ाना है या चार्ट्स यूज़ करने हैं या मैंने सिर्फ एग्जाम्पल से ही चल जाएगा या मेरे को पीपीटी बनानी ज़रूरी है या मुझे बोर्ड पे क्या लिखना है ये ज़रूरी है। ये सब तैयारी मैं पहले से ही प्लान करती हूँ। तो ये सब टीचर को इस बात का ध्यान रखना है कि वो पूरी प्लानिंग से ध्यान रखें। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। अगर आपको लगता है कि आपका टॉपिक बहुत बड़ा है तो आप उस टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ाएं। ये नहीं कि मुझे तो 1 घंटे में सब खत्म करना ही है। आपको लगता है आपका टॉपिक बहुत बड़ा है तो आप उसको उसी हिसाब से रिवीजन करें। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। जो भी पढ़ाएं उसका रिवीजन जरूर कराएं। जैसे मैंने अभी आपकी थ्योरी क्लास चल रही है ना, तो मैं अगर एंड में जो मैंने अभी करवाया या जो मैंने अभी पूछा अगर मैं उसको एक बार आपसे रिवाइज करवा लूँगी तो शायद आपकी मेमोरी में वो पक्का हो जाएगा, है ना, रिटेंड हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टोर हो जाएगा, है ना। सीखने के नियम, ठीक है, तो सीखने का सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयारी का नियम। यानी कि जिसको आप सिखा रहे हैं सीखने वालों को पहले सीखने के लिए तैयार है, ठीक है। कैसे तैयार करेंगे? अभी मैंने आपको कहा कि क्लास में आओ, बैठो, क्लास हो रही है ना, तो पहले उन्हें तैयारी का मतलब है अपनी तैयारी भी और विद्यार्थियों की भी तैयारी, ठीक है। तो दोनों तैयारी आपको करनी है। तो स्टूडेंट को तैयार करने के लिए अभी मैंने आपको, ठीक है, पहले नहीं बता पाई, कोई बात नहीं, सपोज मैंने अभी क्लास शुरू करनी है तो मैं एक अच्छे मोटिवेशन से भी आपको तैयार कर सकती हूँ। मैं आपसे पिछली जानकारी के बारे में पूछ सकती हूँ, है ना, आपको तैयार करने के लिए आपसे रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड जो मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए वो आंसर, उससे भी शुरू कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये भी मैं आपकी एक तैयारी कर रही हूँ। तो मैं अपनी तैयारी तो करके आई हूँ लेकिन मुझे आपको भी सिखाने के लिए तैयार करना है। हो सकता है मैं कल की क्लास जो लूँ आपको आज ही टॉपिक बता दूँ ताकि आप थोड़ा सा पढ़ के आएँ और मैं उसके रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न पूछ पाऊँ। तो ये भी एक तैयारी है। तो सीखने वाले को पहले आपने रेडी करना है, तैयार। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। जो भी आप सिखाएं उसका बार बार अभ्यास कराएं, क्योंकि बार बार अभ्यास कराने से वो काम हैबिट में आ जाता है। हैबिट बनने से हमारी समय की भी बचत होती है और हमें सफलता भी मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको देती हूँ। आपने पहली बार एक हेयर स्टाइल बनाया, है ना, देर लगी ना, फिर उसको थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी, थोड़े से समय के बाद फिर रिपीट किया, है ना, ज़्यादा गैप नहीं देना क्योंकि बहुत लंबे गैप के बाद हम उस बात को भूल जाते हैं। तो जब भी आप अपने स्टूडेंट को सिखाएं तो समय समय पर उस सिखाए गए काम का अभ्यास ज़रूर कराएं, क्योंकि जैसे हमारी दिमाग में मेमोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है वैसे फॉरगेटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक फिक्स है कि हम इतने समय के बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इसीलिए विद्यार्थियों को समय समय पर अभ्यास कराना है ताकि वो बात को भूल न जाए, रिटेंशन अच्छी। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी सिखाएं, जो भी आपने सिखाया उसके लिए विद्यार्थियों को सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। कैसे सेटिस्फाई होंगे आप? अगर मैंने आपको कुछ सिखाया, मैंने एक हेयर स्टाइल सिखाया, उसके बाद आपको आया है या नहीं आया, आप कैसे सेटिस्फाई होंगे? जब आप मुझे करके दिखाओगे, आप अपनी परफॉर्मेंस मुझे करके दिखाओगे। तो यानी कि जब मैं आपका कोई एक टेस्ट ले लूँगी या एक सेशनल टेस्ट ले लूँगी या उसकी कुछ मार्किंग करूँगी आपकी परफॉर्मेंस पे, तो आप एक सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये काम मुझे इतना आ गया।
तो अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आपके ऊपर अच्छा आगे सीखने के लिए प्रभाव पड़ेगा। इसलिए लॉ ऑफ इफेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे सीखने के लिए अच्छे प्रभाव का होना जरूरी है, और वो अच्छा प्रभाव तभी आएगा जब आप उस सीखे गए काम को के प्रति सेटिस्फाई होंगे, आपको उसका समाधान मिलेगा। ठीक है। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ पर्पस, तो उद्देश्य का नियम। तो सिखाने वाले को जो भी आप सिखाएं उसके पहले पर्पस, उसके उद्देश्य जरूर बताएं कि वो क्यों सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उससे उन्हें क्या लाभ होगा, क्या बेनिफिट होंगे, वो उन्हें पहले बताएं। फिर है लॉ ऑफ एसोसिएशन का मतलब है संबंध का नियम। पिछली बात से अगली बात को जोड़ते हुए पढ़ाना है, सिखाना है। तो पिछली बात से अगली बात को कैसे जोड़ोगे? या तो वो चीज बिल्कुल सिमिलर हो, पहले सीखी हुई चीज और अब सीखी हुई चीज से सिमिलैरिटी हो, या पहले सीखी हुई चीज और अब सिखाने वाली चीज से उसका कंट्रास्ट हो। या तो आप कंट्रास्ट से सीखते हैं या सिमिलैरिटी से सीखते हैं, है ना? आज अगर किसी ने कोई ड्रेस पहनी है, बिल्कुल अलग पहन के आई है, आपका ध्यान ज्यादा जाएगा ना? रोज की तरह पहनी है तो नहीं जाएगा, वैसे ही तो है ना? लेकिन एक कंट्रास्ट जैसे आपको दिखेगा, आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित ज्यादा होगा। तो इसीलिए एसोसिएट करके पढ़ाने से विद्यार्थियों की अटेंशन ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें थोड़ा काम आता होता है तो थोड़ा आप उसके साथ नए काम को जोड़ देते हैं। तो संबंध जोड़ते हुए पढ़ाएं। देन लॉ ऑफ मल्टीपल लर्निंग। लॉ ऑफ मल्टीपल लर्निंग का मतलब है हम स्किल ट्रेनिंग में 3 चीज़ें सिखाते हैं: नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। नॉलेज तो बताया ज्ञान, ठीक है। स्किल का मतलब कौशल, और एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड दृष्टिकोण, नजरिया। तो मल्टीपल लर्निंग में ये मतलब है कि सिर्फ आपने पढ़ाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ ज्ञान और कौशल नहीं देना, अच्छा नजरिया भी बनाना है उनका अच्छा दृष्टिकोण भी बनाना है। अच्छा दृष्टिकोण कैसे बनेगा? डिसिप्लिन में रखना है उन्हें, है ना। कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प करना सिखाना है, अपनी क्लास, अपनी वर्कशॉप को साफ सुथरा रखना सिखाना है, हर चीज़ अपनी जगह पर रखना सिखाना है ना। तो आपने सिर्फ नॉलेज और स्किल ही नहीं सिखाना, उसके साथ साथ अच्छा दृष्टिकोण भी उनका बनाना। तो सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, और बातें भी उनके अच्छी आदतें बनाने के लिए और बातों को भी सिखाना है। जैसे मैंने अभी कहा कि अपना टेबल चेयर साफ़ सुथरी रखें, अपना वर्क स्टेशन साफ़ सुथरा रखें, जो जो सामान जहाँ से उठाया वहाँ पर वापस रखें, मिलजुल कर काम करें, कोऑपरेशन से काम करें, डिसिप्लिन में रहें। ये सब बातें आएंगी मल्टीपल लर्निंग, ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ आएंगे। फिर है लॉ ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता का नियम, इसे हिंदी में बोलते हैं। परिपक्वता का मतलब है जैसे सीखने वाले की एज है उसी के अनुसार उन्हें पढ़ाना है, उनकी उम्र को देखते हुए। जैसे छोटे बच्चे हैं उनका अलग मेथड है ना, किंडरगार्टन मेथड अलग होता है, उनको उस मेथड से सिखाते हैं। फिर जैसे थोड़े बड़े होते हैं, आफ्टर 12 साल की एज के बाद, 10-12 साल की एज के बाद उनका पढ़ाने का तरीका, हमारी जो NCERT की बुक्स हैं उसमें भी आपने देखा होगा। तो ये बुक्स बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट डिज़ाइन करते हैं उम्र को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए हमें पढ़ाना भी उम्र को ध्यान में रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे जल्दी सीखते हैं, थोड़ी उम्र उनकी बड़े लोगों को आप पढ़ा रहे हैं तो वो थोड़ा देर से सीखते हैं, है ना, देर से समझते हैं। तो उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाने की गति को, सिखाने की गति को, ठीक है। फिर है लॉ ऑफ रिसेंसी। रिसेंसी का मतलब है नवीनता का नियम, नवीनता का नियम। जैसे आप अपने एग्जाम देने जाते हो ना, थोड़ी देर पहले रिवाइज करते हो ना? यस मैम। क्यों करते हो? क्योंकि उसी समय पढ़ी हुई चीज आपको याद रहेगी, नवीन रहेगी, है ना। इसीलिए आप थोड़ी देर पहले उसको
इसका मतलब रिवाइज करते हो, लेकिन सिर्फ फ्रेश में पढ़ोगे आधा घंटा पहले एग्जाम के तो वो नहीं लिख पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है। रिवाइज करते हो, पढ़े हुए को रिवाइज करते हो, इसलिए आप अच्छे से वहाँ पे एग्जाम में लिख पाओ, ताकि क्योंकि नया काम याद रहता है, उसकी याद बनी रहती है। तो यहाँ पर रिसेंसी का मतलब ये भी है कि जैसे आप लोग पहले आपकी मैम आपको थ्योरी पढ़ाती है ना, कोई भी स्किल लो, जैसे हेयर स्टाइल बनाना है, उसकी कोई एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल है, उसकी पहले आपको थ्योरी पढ़ाती है। अगर वो थ्योरी पढ़ने के बाद बहुत दिन बाद आपका प्रैक्टिकल हो उसी टॉपिक पे जिसकी आपने थ्योरी पढ़ी है, तो आपको याद नहीं रहेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि नया काम याद रहता है, इसलिए जैसे ही आप जब सिखाएंगे बच्चों को, तो जैसे ही आपने थ्योरी जिस टॉपिक की पढ़ाई है उसी दिन ही उसका थोड़े से गैप के बाद ही प्रैक्टिकल कराएं, क्योंकि वो नया जो आपने थ्योरी में सिखाया है वो उस समय उनको याद रहे। जैसे सपोज अभी मैंने किसी भी टॉपिक की थ्योरी पढ़ाई, तो मुझे आफ्टरनून में उसका प्रैक्टिकल करवा लेना चाहिए, ताकि आपको वो जो सीखा हुआ काम है उससे का जो थ्योरेटिकल पार्ट है कैसे करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ना, ये सभी तो पढ़ते हो, तो वो आपको याद रहे। तो ये है लॉ ऑफ डिसेंसी। फिर है लॉ ऑफ एसिमिलेशन। लॉ ऑफ एसिमिलेशन का मतलब है जो भी आप सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो भी आप जितना भी सिखाना है और जो भी सिखाना है वो उस तरह का ज्ञान दे कि जिसकी उन्हें ज़रूरत है। एक होता है ना दिमाग में एक स्क्रीनिंग चलती है ना। आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, तो हम एक स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है जिन लोगों के पर्टिकुलर सूट कर रहे हैं, है ना, उन्हें रखते हैं, बाकियों को हटा देते हैं। ऐसे हमारा दिमाग भी होता है, हम उन्हीं चीज़ों को एसिमिलेट करें, उन्हीं चीज़ों को रखें, उन्हीं चीज़ों को रिटर्न सिखाते समय करवाना है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। क्योंकि पढ़ाते समय हम बहुत सारी बातें इकट्ठा और भी कई चीज़ें बोलते हैं, तो जिस जानकारी की ज़्यादा ज़रूरत है उसी पर ही आपको उनका ध्यान केंद्रित करवाना है, ताकि उनकी रिटेंशन, दिमाग में स्टोरिंग अच्छी। ठीक है। फिर है लॉ ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम स्टूडेंट्स को कहते हैं आप खड़े होकर पढ़ाइए, तो स्टूडेंट सिर्फ एक बात भूल जाते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स, सीखने वालों का सहभागिता, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। का मतलब है सहभागिता का नियम, यानी कि सीखने वालों को अपना सहभागी बना के सिखाना है। सिर्फ लेक्चर दे के चले नहीं जाना, लेक्चर देते समय उनसे इंटरेक्शन भी करना है, उनसे पूछना भी है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है उन्हें भी सॉल्व करना है, उन्हें इन्वॉल्व करके पढ़ाना है, शामिल करके पढ़ाना है। सिर्फ खुद ही नहीं पढ़ाते चले जाना, सिखाते चले जाना, उन्हें भी उस सिखाने में शामिल करना है। तो जैसे मैं अभी आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बीच बीच में पूछ रही हूँ ना, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपका सहभागिता उसमें ले। ठीक है। तो ये थे लॉज ऑफ लर्निंग। अब हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के सिद्धांत। बड़े कंफ्यूजन है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, है ना। तो कैसे हम सीखते हैं जी, जनरल, मैं क्लास की बात नहीं कर रही, हम लोग सब कैसे सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहला हमारा सीखना होता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये एक पावला साइकोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने एजुकेशनलिस्ट होते हैं जो, उनका नाम है पावला। इन्होंने एक थ्योरी बनाई क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसका मतलब है कि जैसी परिस्थितियां होती हैं हम वैसा ही रिस्पांस देते हैं, है ना, वैसे ही तो रिस्पांस देते हैं, तो उससे भी हम सीख जाते हैं। परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो हमें पता ही है। तो जैसी शर्तें या परिस्थितियां होती है, कंडीशंस होती हैं, हम वैसे ही सीख जाते हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कुत्ते का, डॉग का एक एग्जाम्पल लिया कि उसको रोज एक बेल बजती थी और उसको
खाना उसके सामने खाना आ जाता है, ठीक है। तो 2 दिन बेल बजाई एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो 1 बजे, जैसे हमारा भी टाइम लंच टाइम है 1 बजे, है ना। तो एक बजता है तो हमें लगता है ना भूख लगी है, हमें खाना खाना है। तो और आप रोज आप 1 बजे अपने आप ही खाने के लिए वो हो जाते हो, तो सीख गए हो, है ना। तो हम उसी बात को हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उन्होंने एक डॉग का एग्जाम्पल लिया कि रोज 1 बजे उसको एक बेल बजती थी, पहले बेल बजाते थे, स्कूलों में बेल बजती थी, आजकल तो नहीं बजती, है ना। एक बेल बजाते थे और उसको खाना देते थे। दूसरे दिन भी वैसे किया, फिर तीसरे दिन भी वैसे किया। तो अब क्या हुआ, जैसे ही वो बेल बजती थी उसे खाना नहीं दिया, लेकिन उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई, क्योंकि उसे पता है कि 1 बजता है, बेल जब भी बेल बजती है तो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना मिल रहा है, तो उसकी इसलिए लार टपकनी शुरू हो जाती। इससे वो सीख गया कि बेल बजने पर ही मुझे खाना मिलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे ही प्रक्रिया हम अब जाहिर करते हैं और उससे सीख जाते हैं, वैसा ही हम रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसे भी हम सीखते हैं, है ना। जानवरों को कौन सिखाता है, ऐसे ही तो वो सीखते हैं। दूसरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये थॉर्नडिक ने बनाई। ट्रायल एंड एरर का मतलब है गलती करना, प्रयास करना, गलती करना, प्रयास करना, ऐसे ही करते करते सीख जाना। ट्राई करना, फिर गलती होना, फिर उस गलती को ठीक करके फिर से प्रयास करना, फिर उस गलती को और गलती हुई तो फिर ठीक करना और फिर से प्रयास करना, और प्रयास करते करते सीख जाना। ये तो आम लोग सब ऐसे करते ही है ना, कि अभ्यास करते करते हम सीख जाते हैं। तो उन्होंने थॉर्नडिक ने एक एग्जाम्पल लिया बिल्ली का, जिसमें बिल्ली को एक डिब्बे में बंद कर दिया और बाहर उसका खाना रखा हुआ है, कैट फूड रखा हुआ है। तो बिल्ली को जो एक लिवर वहाँ पे लटक रहा है, उसमें उस लिवर को टच करना है, ये पहले उसे पता नहीं था, लेकिन जब वो उसमें घूम रही थी तो उसका लिवर को टच हो गया और वो ढक्कन खुल गया। तो उसे फिर दोबारा ऐसी फिर अगले दिन भी ऐसा हुआ या थोड़ी देर बाद भी ऐसा हुआ, फिर उसे ऐसे पता चल गया कि इस लिवर को जब टच होता है तो ये खुल जाता है दरवाजा और मुझे खाना मिल जाता है। तो इसने बार बार अभ्यास करके इस बात को सीख लिया, इस डब्बे को कैसे खोलना है। तो इसलिए अभ्यास करने से भी हम सीखते हैं। तीसरी थ्योरी है इनसाइड थ्योरी, हम अपने अनुभव से, अपनी अंतरात्मा, अपने अंदरूनी अनुभवों से भी सीखते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, कोहलर ने ये थ्योरी बनाई थी, नीचे है, जिसमें एक चिंपांजी को अंदर एक पिंजरे में बंद कर दिया और कुछ छड़ी रख दी, स्टिक्स रख दी और बाहर केले रखे। तो केले क्योंकि उससे दूर थे तो उसने उन छड़ियों को उठाया, पहले एक छड़ी से किया तो नहीं आया आगे, फिर उसने एक दूसरी छड़ी लगा ली, फिर वो थोड़ा किया, जब दूसरी छड़ी लगाने से वो केले तक पहुंच गया, उसने केला खींच लिया। तो ये अनुभव उसको याद हो गया ना कि मैंने ऐसे किया था। जब ऐसी परिस्थिति दोबारा आएगी तो इसी अनुभव को यूज करके वो उस काम को कर लेगा। तो हम लोग अपने अनुभवों से भी सीख जाते। तीसरा है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण का सिद्धांत, यानी कि नकल करके सीखना। जैसा कोई और कर रहा है वैसा उसको करते हुए देखना और सीख जाना। जैसे बंदर आम होते हैं ना, अगर पेड़ पर चढ़ के तुम्हारी कोई चीज लेके तो आप भी चीज फेंको तो वो भी फेंकेगा। तो ऐसे ही हम अनुसरण से नकल करके भी सीखते हैं, नकल गलत सेंस में नहीं, जैसे मान लो इनको काम आता है और आपको नहीं आता है, तो जैसा ये कर रही है वैसा ही इसको करते हुए देखकर सीख जाना, उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इमिटेशन, यानी कि अनुसरण का सिद्धांत। यानी कि हम अपने अनुभवों से भी सीखते हैं, ठीक है, अभ्यास करके, बार बार अभ्यास इस चीज का करके भी सीखते हैं, और जैसी हमारी परिस्थितियां होती हैं, शर्तें होती हैं उस चीज की, उसी के अनुसार हम सीख जाते हैं। और चौथा, हम दूसरे को काम करते हुए देखें तो वो काम हम सीख जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सेंसेस
और एवेन्यूज ऑफ लर्निंग। एवेन्यूज का मतलब मार्ग, सीखने का मार्ग कौन है? हमारी सेंसेस, संवेदनाएं जो होती है हमारी। तो सेंसेस किससे आती है? सेंस ऑर्गन्स से। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, शायद क्लास शुरू की थी जब, कि हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हम सीखते हैं। आंखों से देखकर सीखते हैं, कानों से सुनकर सीखते हैं, है ना? आंखों से देखकर सुनते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम विजुअल सेंसेशन। ठीक है? तो हम, क्योंकि हमने जैसे पहले कहा, हम लोग ज्ञान भी सीख रहे हैं और स्किल भी सीखते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जनरल लर्निंग के लिए, जनरल नॉलेज के लिए हम जब देख के जो सीखते हैं वो सबसे ज्यादा सीखते हैं, 75%। क्यों? देखी हुई चीज दिमाग में बैठ जाती है ना, देखी हुई चीज दिमाग में बैठ जाती है, उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, उसका आघात हमारे दिमाग पर अच्छा पड़ता है ना? देखी हुई चीज आप भूलते नहीं। इसीलिए जब आप पढ़ाएं तो मान लो मैंने कुछ जैसे मैंने एक डोर का एग्जाम्पल लेना है, मुझे एक डोर के बारे में पढ़ाना है, दरवाजे के बारे में या एक खिड़की के बारे में पढ़ाना है, तो मैं ऐसे ही कह दूँ खिड़की वो वाली में, इसमें फ्रेम ऐसे लगेगा, उसके पैनल्स इस तरह से होंगे, तो शायद आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने देखा नहीं उसे। यही मैं आपको अगर पर्टिकुलर उस जगह पे जाकर उस खिड़की को दिखाती हूँ, या मैं उसका मॉडल एक बना के यहाँ पे ले आई हूँ, है ना, या मैं उससे रिलेटेड एक चार्ट पे मैंने कुछ बनाया है ना, तो आप देखकर उस फ्रेम को, उस पैनल को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है? तो इसलिए हमारे देखने से हम 75% ज्ञान प्राप्त करते हैं। और स्किल लर्निंग में, क्योंकि देखना सिर्फ, स्किल लर्निंग में जब आपको मैडम डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है, किसी चीज़ का प्रदर्शन कर रही है, एक हेयर स्टाइल बनाना सिखा रही है सपोज, तो आप सिर्फ देखते हो और वो करती हैं और बताती है ना, आप तो सिर्फ देख रहे होते हो। तो देखने से सिर्फ आप स्किल ट्रेनिंग को, कौशल को सिर्फ 20% ही देखकर सीखते हो, करते नहीं हो ना, अभी सिर्फ देख ही तो रहे हो। दूसरा है हमारा, दूसरा सेंस ऑर्गन है कान हमारे, जिसको हम सुनकर, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, इसको हम ऑडिटरी सेंसेशन भी कहते हैं, सुनकर। ठीक है? तो सुनकर हम सिर्फ 13% ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, और स्किल लर्निंग भी सिर्फ 10% ही होती है, क्योंकि जब मैडम आपको डेमो दे रही है और वो जो भी बोल रही है, जो भी करने का तरीका आपको सिखा रही है, वो आप सिर्फ सुन रहे हो, अभी कुछ कर नहीं रहे। तो इसलिए सिर्फ सुनकर, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लूँ, मेरे पास अगर ये प्रोजेक्टर पे मैंने अपनी पीपीटी नहीं बनाई हुई, या मैंने कोई सैंपल से दिखाना था वो नहीं दिखा, पर सिर्फ बोल रही हूँ उस पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे, तो आप उतना अच्छा नहीं सीख पाओगे। ठीक है? तो उतना अच्छा क्या, बहुत ही कम परसेंटेज में सीखोगे, सिर्फ 13%। तीसरा है टच हैंड्स, जिसे हम टैक्चुअल सेंसेशन भी कहते हैं। तो सिर्फ टच करके, ये बात हो रही है सिर्फ ऐसा करके, सिर्फ ऐसा करके, टोटल नहीं हो रही है। ठीक है? तो सिर्फ टच करके आप सिर्फ नॉलेज को 6% ही प्राप्त करते हैं, लेकिन स्किल ट्रेनिंग को आप, स्किल लर्निंग को आप 60%, क्योंकि जब आप करते हो काम को तो उसे टच भी करोगे, तो उस काम को खुद करोगे, तो आप सबसे ज़्यादा तभी सीखते हो जब आप उस काम को खुद करते हैं, तो तब जाने कि जब आप उसे टच करोगे। ठीक है? फिर है फोर्थ स्मेल नोज, जिसे हम टैक्टिव सेंसेशन भी कहते हैं। सिर्फ सूंघकर हम 3% ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें तो वैसे भी नहीं हो सकता। स्किल ट्रेनिंग में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आपको कोई चीज़, कोई किसी ट्रेड्स में इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जिसमें चीज़ों को सूंघना भी पड़ता है, केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी हम सिर्फ 5% ही सीखते हैं। पांचवें हमारा सेंस ऑर्गन है हमारी टंग, जिससे हम टेस्ट भी करते हैं, इसको हम गस्टेटरी सेंसेशन कहते हैं। इससे हम सिर्फ ज्ञान सिर्फ 3% प्राप्त करते हैं, और स्किल लर्निंग 5%। ठीक है? छठा हमारी सेंसेशन एक होती है मस्कुलर सेंसेशन, नीचे लिखा है मस्कुलर, यानी कि हमारी मांसपेशियों की सेंसेशन। ठीक है? जिसे हम किनेस्थेटिक प्रेसिंग, जैसे आप किसी को प्रेस करते हो, पुल करते हो, है ना, मसल्स पुल होती हैं, जिसे भी आप सीखते हो। आप अगर मैं पीछे खड़ी, मुझे कोई
रहा है पीछे से, है ना, मेरी कुछ भी खींच रहा है तो मेरी मांसपेशियों से मुझे पता चलेगा क्योंकि उसमें सेंसेशन है। अगर सेंसेशन नहीं है वो एक अलग बात है। जब सेंसेशन नहीं रहती हमारी मसल्स में तो इसका मतलब कोई ना कोई हमें कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम। तो हम मसल्स से मस्कुलर सेंसेशन से भी सीखते हैं, जैसे प्रेसिंग, पुलिंग, पुशिंग, होल्डिंग, बैलेंसिंग एक्सेट्रा। कोई भी दो लोग आपस में एक जैसे नहीं होते। जब दो लोग ही एक जैसे नहीं हैं तो इतने सारे लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं, है ना? सब लोग अलग अलग है ना, कैसे अलग अलग हो सब? शक्ल अलग नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस अलग है ना। सबसे पहले फिजिकली पे ही आते हैं, है ना। फिजिकल अपीयरेंस सबकी अलग है। कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, हर एक की शक्ल भी अलग अलग है, बाल अलग हैं, सब कुछ अलग है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल अपीयरेंस। हर एक का अपना तैयार होने का तरीका है। कोई अगर बंगाली है तो अपने हिसाब से, है ना, रहता है। नॉर्थ यहाँ वाले लोग हैं, दिल्ली वाले लोग हैं तो अपने तरह से रहते हैं। जिस मोहल्ले गली समाज में रहते हो आप वैसे ही बन जाते हैं, है ना। तो जब हम हमारी फिजिक में इतनी हम अलग हैं तो हमारे दिमाग भी अलग अलग है। दिमाग क्यों अलग अलग है? क्यों अलग है सबका सोचने का? क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एक हेरिडिटरी फैक्टर है जो हमें हमारे पूर्वजों से, हमें पेरेंट्स से मिलती है। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, लेकिन ज़्यादातर सोच यही रखते हैं कि इसके पूर्वज इसी प्रोफेशन में आ रहे हैं तो इसके जीन्स भी वैसे ही होंगे, और ज़्यादातर ऐसा होता भी है ना। तो इसीलिए सबका दिमाग अलग अलग है क्योंकि सबके हेरिडिटरी फैक्टर है जो कि सबका अलग अलग है। सब अलग अलग पेरेंट्स से बिलोंग, एटमॉस्फेयर, हाँ वो एनवायरनमेंट फिर आएगा, ठीक है। तो हम लोगों में 3 तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस जैसे मैंने अभी कहा, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई मोटा है ना, कोई गोरा है, कोई काला है। तो ये फिजिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जिससे कई बार हमारी एडवर्स इफेक्ट आते हैं ऑन मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का मतलब है जैसे एक हैंडीकैप बच्चा है ना, वो उतनी अच्छी तरह मशीन नहीं चलाएगा ना जितना एक नॉर्मल चलाएगा। तो उसको हम कहेंगे मोटर लर्निंग, यानी कि उसकी कार्य करने की क्षमता अलग है और जो एक नॉर्मल बच्चा है उसकी कार्य करने की क्षमता अलग है। उसकी मोटर एबिलिटीज अलग है, उसकी मोटर एबिलिटीज सीखने की अलग है। तो ये डिफरेंसेस भी होता है। दूसरा है मेंटल डिफरेंसेस, इंटेलिजेंस, फुलिशनेस, मेंटल बैकवर्डनेस, ठीक है। तो हम सब में अलग अलग होती है। हम सब लोग इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये हेरिडिटरी फैक्टर में भी आता है। हमारे घर के माहौल, हमारे पेरेंट्स के माहौल, हमारी आर्थिक स्थिति, बहुत सारी बातें इसमें आ जाती हैं। फिर है साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, मनोवैज्ञानिक भिन्नताएं। आप क्या समझते हैं मनोवैज्ञानिक भिन्नता से? सबकी नीड्स, सबकी डिजायर्स अलग होती हैं। जैसे मैंने पहले कहा था शुरू की क्लास में ही कि कुछ लोग जबरदस्ती उस काम को करते हैं, कुछ लोग विलिंगनेस से करते हैं, कुछ उनका पैशन होता है, किसी को करना नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स ने कह दिया तो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उन सबको हम कहेंगे साइकोलॉजिकल। कि ये व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो किन कारणों से होते हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि किन किन ट्रेड्स में, किस किस भाग में हम लोग अलग अलग होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या कारण है कि हम लोग अलग अलग होते हैं। तो पहला कारण है हेरिडिटरी, ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं हम लोग वैसे ही बनते हैं। तो पहला कारण है हेरिडिटरी। दूसरा है एनवायरनमेंट, जिस वातावरण में हम पले बड़े होते हैं, जिस कल्चर में हम पले बड़े होते हैं हम भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। तीसरा है एज, ठीक है, उम्र तो है ही। छोटे लोग छोटी उम्र में हम लोग अलग तरह से बिहेव करते हैं, थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो हमारी नीड्स, हमारी ज़रूरतें, हमारे इमोशंस, हर चीज़ अलग होती है ना। सबसे ज़्यादा एज प्रभावित होती है एडोलसेंस। सबसे ज़्यादा चेंजेस हमारी लाइफ में 12 से 18 साल की एज में आते हैं।
एडोलेसेंस पीरियड में बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है। फिजिक में भी चेंज आते हैं, हमारे दिमाग में भी चेंज आते हैं, हमारी सोच में, हमारे इमोशंस में बहुत चेंज आते हैं। तो एज के अकॉर्डिंग भी, तो उस एज वाला अलग तरह से बिहेव करेगा, उससे छोटी एज वाला अलग तरह से बिहेव करेगा, है ना। और जो एडल्ट होते हैं वो प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं, इसलिए वो अलग तरह से बिहेव करेंगे। तो एज के कारण भी हम लोग एक दूसरे से अंतर, सब में अंतर हो सकता है। हमारी इस क्लास में अभी तो मैंने इतना नहीं देखा, पहले क्या था, अभी इंटीरियर डिजाइनिंग में एडमिशन्स हुए, तो हमारे जब बेसिक कोर्सेज में आपको भी पता है 14 साल से शुरू हो जाता है ना। तो एक बच्चा आया 15 साल का और एक लेडी आई 50 इयर्स की एडमिशन लेने के लिए। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको 50 साल के आप हो और आपको 15 साल वाले बच्चे के साथ बैठ के सीखना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि उसकी सोच तो अलग है ना, उसको हम बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे तो भी नहीं कर सकते, बड़ों की ट्रीट भी करेंगे वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे तो 15 साल वाले बच्चे ज़्यादा है ना क्लास में, तो मुझे तो उन्हीं के लेवल से ही पढ़ाना है, मुझे उस एक के लेवल से नहीं पढ़ाना। तो एज से भी इन डिफरेंसेस आते हैं, जिससे हमारे सिखाने के तरीकों में भी बदलाव आता है। तो इसलिए वो लेडी शायद छोड़ के चली गई, क्योंकि हम बच्चों को तो उसी स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे ना। उनको था मुझे सारा एक ही बार सिखा दो फिर मैं चली जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो एज को भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक बड़ा ही कारण माना जाता है। फिर है इंटेलिजेंस, और कारण भिन्नता का कारण है हम सबका IQ लेवल अलग होता है। आपने पेपर में पढ़ते होंगे या आपसे भी सुना होगा, में दिखा रहे थे कि 10 साल का बच्चा जो है वो 10th क्लास का पेपर उसने पास कर लिया, सुनते हो ना। क्योंकि उसका IQ लेवल इतना अच्छा, इतना ज़्यादा है कि उसने 10th क्लास का पेपर भी 10 साल की उम्र में ही पास कर लिया। तो इसका मतलब बहुत ही शार्प माइंड है। तो IQ लेवल भी सबका अलग अलग होता है, इंटेलिजेंट कोशेंट बोलते हैं इसको निकालने का एक तरीका होता है, वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी। फिर है इकोनॉमिकल कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं कि सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण है, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। और आज के समय में आर्थिक स्थिति बहुत ही पढ़ाई में मायने रखती है। इतने स्कूल कॉलेजेस इतनी तरह के हो गए हैं कि आपके पास अगर पैसा है तो इसमें चले जाओ, नहीं पैसा है तो उससे नीचे वाले में चले जाओ, जिससे हीन भावना बहुत आती है। अभी हमारी क्लास में ही हम सब बैठे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति अलग है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पहले भी कि मैंने अगर कुछ ऐसा सिखाया और मैं कह रही हूँ आपको कि आप एक ड्रेस बनानी है, आप इस ड्रेस को बड़ी जैसे स्टेज में एक फैशन डिज़ाइनर एक बनाता है वैसे बना के लाइए, तो आपके पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए। तो मैं कह दूँ बना के लाओ, तो मुझे सोचना है ना कि क्या मेरी क्लास के बच्चे स्टूडेंट उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं उसको फिर उस ढंग से नहीं सिखाऊंगी, मैं उसकी इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए ही उसको सिखाऊंगी। और ऑफ कोर्स अगर आप हमारे सेटअप में पढ़ने आए तो हमारी फीस उतनी है, हमारा आप लोग उतना ही जितना आप अफोर्ड करते हो वैसे आते हो। आप नहीं तो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फीस है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो एक आर्थिक स्थिति हमारे डिफरेंसेस को बहुत उजागर करती है। सो अब हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा, प्रेरित करना। जैसे कि मैंने अभी कहा मोटिवेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया का सबसे पहला पॉइंट है मोटिवेशन, ठीक है। अभी आप सब लोग सुबह तक तो बड़े फ्रेश थे, है ना, बड़ी मर्जी से बैठे हुए थे। अभी थोड़े से वो लग रहे हैं। सो मोटिवेशन का मतलब है एक नए ज्ञान को सिखाने के लिए, एक नई चीज को सिखाने के लिए सीखने वाले को प्रेरित करना।
नए काम को, पुराना तो आता है ना उसे, नए काम को सिखाने के लिए सीखने वाले को प्रेरित करना, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन या प्रेरित करना। बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, पॉलिसी बेचते हैं ना लोग, पहले तो बहुत आते थे, डोर टू डोर जाते थे, आजकल नहीं है, सब ऑनलाइन है। तो वो आपको आके पहले ही कह दे कि मेरी पॉलिसी खरीद लो, आप खरीद लोगे? नहीं खरीदो। वो आपको उसके लाभ बताता है, आने वाले टाइम में आपसे इसको क्या क्या मिलेगा, अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो उसके बाद आपके मरने के बाद क्या मिलेगा, वो सारे पॉइंट से वो आपको प्रेरित करने की कोशिश करता है ना। लेकिन आप प्रेरित होकर अगर उसकी पॉलिसी खरीद लेते हैं तो यानी कि उसका मोटिवेशन पूरा हो गया, और नहीं खरीदते तो आप मोटिवेट नहीं होते। तो क्योंकि वो पॉलिसी आपके लिए नई है, खरीदूं ना खरीदूं पता नहीं है ना, तो नई चीज़ है। ऐसे आप जब स्टूडेंट को सिखाएंगे, आप एक नया ज्ञान सिखाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने उसको प्रेरित करना है, उसकी लाभ हानियाँ, उसके आगे आने वाले टाइम में आपको उसका क्या उपयोग होगा, ये सारी बातें आपने बतानी है, उनको मोटिवेट करना, यानी कि सीखने वाले में सीखने की विल टू लर्न, सीखने की इच्छा पैदा करना, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द इंस्पायरिंग ऑफ लर्नर्स माइंड टुवर्ड्स लर्निंग टू रिसीव न्यू नॉलेज। मैंने अभी कहा, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीखने वाले को प्रेरित करना, ठीक है। तो कुछ लोग अपने आप ही इंस्पायर्ड होते हैं, पहले से ही प्रेरित होते हैं, अंदर से ही ऑलवेज प्रेरित रहते हैं, इसीलिए कुछ बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हैं, कुछ बिल्कुल लास्ट में आते हैं। ऐसा नहीं है लास्ट वाला भी सीख नहीं रहा, और ऐसा भी नहीं है कि पहले वाले ने बहुत सीख लिया, लेकिन वो प्रेरित रहा, ऑलवेज मोटिवेटेड रहा, इसलिए उसने ज़्यादा अच्छा किया। तो जिन लोगों में अपने आप ही अंदर से सीखने की इच्छा रहती है हमेशा, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसे हमें दूसरे को प्रेरित करने के लिए उसको ज़रूरत नहीं है, प्रेरित करने के लिए कुछ भी जोर लगाने की या कुछ भी साधन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जिसमें खुद से वो प्रेरित नहीं होते, उन्हें प्रेरित करने के लिए कुछ साधनों का उपयोग करना पड़ता है। जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आपके घर में बच्चा होता है, एक घर में 2 बच्चे, एक तो अपने आप पढ़ता रहता है, दूसरा नहीं पढ़ता, बड़ा आम एग्जाम्पल है ना। तो आप उसको कहते हो अच्छा ये काम फिनिश कर लो, फिर हम आपको मॉल लेके जाएंगे या घुमाने लेके जाएंगे, है ना। तो आपने क्या साधन यूज किया कि मैं लालच दिया, मैं आपको मॉल लेके जाऊंगी, तो एक बाहरी साधन आपने उसको प्रेरित करने के लिए यूज किया, उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाहर से आपने उसमें मोटिवेशन डालने की साधनों के द्वारा कोशिश की, उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन इसकी ड्यूरेशन रिटेंशन की ज़्यादा नहीं होती कि वो ऑलवेज मोटिवेटेड रहे, वो तो बस उतने से काम के लिए हो गया, उतनी देर के लिए मोटिवेट हुआ, उसने काम कर लिया, इसकी ड्यूरेशन लंबी नहीं होती है। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन की ड्यूरेशन लंबी होती है, वो लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि वो सेल्फ में है, अपने आप अंदर से, ठीक है। तो 2 प्रकार के मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फिर है कई बार क्या होता है, हमने एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की, तो जब हम पढ़ा रहे हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया घर में, जैसे हमारी सिचुएशंस होती हैं, तो जब आप क्लास में कुछ स्टूडेंट नहीं प्रेरित हो रहे, उनको प्रेरित करना चाह रहे हैं, तो आप उनको नोइंग व्हाट इज टू बी लर्न, उसको बताइए कि आप क्या सीखने जा रहे हो, उसको तैयार करिए, क्या लाभ होगा, क्या क्या कर पाओगे तुम, ये हेयर स्टाइल सीख लोगे, ये फेशियल आ जाएगा, या ये इस तरह का बाजार में इतने पैसे मिलते हैं तुम्हें भी आ जाएगा, मतलब इस तरह से उन्हें प्रेरित करना, मोटिवेट। और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग व्हाई द लर्निंग ऑफ इट इज, कितनी महत्वपूर्ण है आपका ये चीज़ सीखना है, उसे बताएं सिखाने से पहले, ठीक है। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक अंदर से, जो हमारे अंदर से ऑलवेज रहता है, जिसकी ड्यूरेशन लंबी होती है, जिसके लिए हमें कुछ साधन की प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रिंसिक जिसमें
हम साधनों का प्रयोग करके दूसरों को मोटिवेट करते हैं नए ज्ञान को सीखने के लिए। अब हम कर रहे हैं मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की पद्धतियां क्या है, ठीक है। तो पहली पद्धति है अराउजिंग क्यूरियोसिटी। सीखने वालों को प्रेरित करना है तो उनमें एक उत्सुकता पैदा करें। कैसे पैदा करोगे उत्सुकता? प्रश्न पूछो, पुरानी जानकारी को जोड़ो, है ना। कुछ चीज दिखा के पूछो कि ये क्यों बनी है, तो उनमें स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी पैदा करो, सीखने की उत्सुकता पैदा करो। तो पहली पद्धति तो यह है कि विद्यार्थियों को में उत्सुकता पैदा करें। सैंपल्स यूज करें, ठीक है, मॉडल्स यूज करें, एक्चुअल चीजें यूज करें। जैसे मुझे अगर बॉटल के बारे में बताना है तो मेरे पास बॉटल है ना। तो बॉटल क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है। आप रियल ऑब्जेक्ट से भी क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हो, आप चार्ट्स बना के भी कर सकते हो, आप उनसे उनके पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर भी क्यूरियोसिटी उनमें पैदा कर सकते हो, ठीक है। तो उनमें अच्छे मोटिवेशन के लिए उनमें उत्सुकता पैदा। दूसरा है स्ट्रेसिंग इम्पोर्टेंस, महत्व पर। उस जो भी आप सिखाने जा रहे हैं उसका महत्व क्या है उस पर जोर देना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में। तीसरा है बेनिफिट्स, उस सीखे हुए काम से आपको आने वाले समय पे क्या लाभ होगा वो उन्हें बताएं। और चौथा प्रॉमिस टू फुलफिल द नीड, ये बहुत जरूरी है कि जो उसकी जरूरत है उसे लगना चाहिए कि वो फुलफिल हो रही है, तो ही वो मोटिवेटेड रहेगा। आप कई बार कहते हो ना आज सिलेबस में तो ये है नहीं, ऐसे हम ये पढ़ रहे हैं, आपकी नीड नहीं है ना, इसलिए आप मोटिवेटेड हैं। आपके सिलेबस में आपका पेपर होना, आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है, आपको कुछ बन के यहाँ से निकलना है, तो आपकी ज़रूरत है इसलिए आप उसको काम को करोगे, आप मोटिवेट। तो इसी तरह जब आप पढ़ाओगे तो उस पढ़ाए गए काम की उन्हें क्या ज़रूरत है ये उन्हें बताइए, उनको समझाइए, ठीक है। अब हम कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। प्रेरित करने के स्रोत क्या है? सबसे पहला स्रोत है एक अच्छा टीचर। सबसे पहले तो आप एक अच्छे टीचर हैं। अच्छे टीचर से मतलब स्टूडेंट को समझे, उसको सबसे पहला है उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज और स्किल और एटीट्यूड भी होना चाहिए, और डिसिप्लिन में रहना चाहिए, समय पर आना, समय पर जाना, ना अपना समय बर्बाद करना ना दूसरों का करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना, टू द पॉइंट बात करना, यही अपनी डिग्निटी को बनाए रखना, यही एक गुड टीचर है। पहले आप खुद एक मोटिवेटेड टीचर बने, ठीक है। दूसरा है फेवरेबल लर्निंग कंडीशन। जहाँ पर आप सिखा रहे हैं वहाँ की परिस्थितियाँ फेवरेबल, अच्छी होनी चाहिए। जैसे लाइट्स, पंखे, ये सब कंडीशंस आप रहेंगे, है ना। लाइट्स हो, पंखे हो, बैठने की जगह ठीक हो, बोर्ड हो, प्रोजेक्टर्स हो, आजकल तो चाहिए प्रोजेक्टर्स भी हो। तो जितनी भी चीज़ें आप आज के ज़माने में या आज के दौर में चाहिए वो आपकी कंडीशंस में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो अच्छा मोटिवेशन होगा, है ना। जितनी चीज़ें आप अच्छी, ज़्यादा डिजिटाइजेशन का ज़माना यूज़ करेंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे आपसे मोटिवेट होंगे। तो इसलिए कंडीशन मतलब फिजिकल चीज़, ठीक है। तीसरा है एनकरेजिंग एटीट्यूड ऑफ ऑल। बच्चों को प्रोत्साहन का माहौल दें आगे बढ़ने का। अच्छा ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, और अच्छा से करो, अप्रिसिएशन देना है, तो मोटिवेशन का माहौल बना रहेगा। चौथा क्या करना है? ए हेल्दी कंपटीशन। हमेशा अपनी क्लास में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है। डिबेट्स करा लें कोई टॉपिक्स लेके, या टेस्ट लें, एक हल्के फुल्के टेस्ट लेते हैं समय पर, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। अरे उसके नंबर मेरे से ज़्यादा आगे, मेरे कम रहेंगे, इससे एक मोटिवेशन बना रहेगा। लर्निंग प्रोसेस का मतलब है सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। तो सीखना हमारा जन्म से ही शुरू हो जाता है। कैसे? पैदा होते सीखना तो शुरू करते हैं। कैसे?
ऐसे बोलना। जब हम रोते हैं तो दूसरों को लगता है कि कुछ चाहिए हमें, है ना? ठीक है, तो हम ये कुछ चीजें हम अपनी मूल प्रवृत्तियां होती है हमारे में, जो हमें प्रकृति दे के ही भेजती है ना? हमें अपना बचाव करना है, अभी यहाँ आग लग जाए हम भाग जाएंगे, ये सब मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इसे सिखाने की जरूरत नहीं होती, ये हम ऊपर से सीख के आते हैं। लेकिन कुछ आदतें, कुछ चीजें, कुछ पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, सिविल सेंस, वो हम सीखते हैं, और जो हम बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं, है ना? जो लोग बचपन से जिस भाषा में बच्चों को सिखाते हैं वो बच्चे वही भाषा सीख, इसलिए बंगाली लोग बंगाली सीख जाते हैं बच्चे, है ना? हिंदी वाले हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश सीख जाते हैं। तो सीखना हम जन्म से ही, बचपन से ही शुरू कर देते हैं। एनी न्यू एक्सपीरियंस गेट हेल्प इन लर्निंग, जो भी आप नया नया अनुभव लेते जाते बच्चा सीखता चला जाता है ना? उसकी कलेक्शन करना, चीज़ों की कलेक्शन करना, अपनी चीज़ दूसरे को ना देना, है ना? ये सब वो सीख रहा है। तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वो सीखता चला जाता है। हर ह्यूमन में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग एक्सेट्रा, और ये सारी जो हमारी अंदर अच्छी आदतें होती हैं उनको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छी तरह से उन्हें सिखाकर और अच्छा इम्प्रूव, अच्छा ज्ञान देके कर सकते हैं। सब में थिंकिंग होती है, फीलिंग्स भी होती हैं, ठीक है? सब लोगों में इंटेलिजेंस कुछ ना कुछ होती है, बुद्धिमत्ता भी होती है, तो क्यों ना हम उसे और अनुभव और ज्ञान देके उसको और अच्छा बनाए। तो वो यही सिखाने में आता है। तो सीखना क्या है? फर्स्ट नोइंग द थिंग, पहले उस चीज की जानकारी लेना, फिर उसे समझना, और एंड यूजिंग द थिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द बिहेवियर इज द प्रोसेस ऑफ, और फिर उस सीखे हुए काम का सही चीजों के लिए प्रयोग करना, उसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग। पहले सीखना, समझना, फिर उसे पहले सीखना, पहले उस चीज की पहले जानकारी लेना, फिर समझना, और फिर उसका वक्त आने पर उसका प्रयोग करना, इसी को हम कहते हैं लर्निंग प्रोसेस। सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप सीखते हो, थ्योरी भी पढ़ते हो, ये भी स्किल भी सीख रहे हो, एटीट्यूड भी सीखते हो, लेकिन आप जब तक आप उसको अपने एग्जाम में प्रूव नहीं करते, आपका सीखना पूरा नहीं होगा। तो वही बात है, एंड यूजिंग द थिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द बिहेवियर, क्योंकि सीखना भी चेंज इन बिहेवियर। तो जब तक आपने उस सीखी गई बात का इस्तेमाल नहीं किया, पेपर में इस्तेमाल नहीं किया, या आगे अपने जॉब लेते हो या उसमें इस्तेमाल नहीं किया, तब तक वो सीखना आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो सीखना का मतलब है जानकारी लेना, समझना और उसका प्रयोग करना, उसको हम कहते हैं लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि हम सीखने में इतने सारे कंपोनेंट्स यूज करते हैं, सबसे पहले वही नोइंग द थिंग, जानकारी लेना, फिर से समझना, फिर उस ज्ञान का प्रयोग करना। सिर्फ प्रयोग ही नहीं करना, एबिलिटी टू एक्सप्लेन, उसको किसी को समझा भी सकना। आप टीचर बनोगे ना, आपका ज्ञान सिर्फ खुद तक लेना नहीं है, मुझे दूसरे को समझाना भी है। और पांचवा है अडॉप्टेड फॉर इम्प्रूवमेंट, अच्छे कामों के लिए उसे इम्प्रूवमेंट के लिए उसको ग्रहण करना, अडॉप्ट। ठीक है, अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। सीखना आप दो तरह से सीखते हैं, एक होता है इंसिडेंटल, दूसरा है डेलिब्रेट। इंसिडेंटल लर्निंग होता है घटनात्मक सीखना, कोइंसिडेंटली सीख जाना। जैसे अभी वहाँ पे मैच चल रहा था, मैं वहाँ खड़ी हो गई, मैं देखने लग गई और मैंने थोड़ा बहुत मैच का जो भी रिलेटेड बातें सीखी। आप फ्लावर बना रहे थे, मैं आर्किटेक्चर ट्रेड से हूँ, आप हेयर स्टाइल कुछ बना रहे थे, मैं खड़ी हो, मैंने कहा चलो सीख लेते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं, और कुछ ना कुछ मैं आपको बनाते हुए सीख गई। तो ये सब क्या है? इंसिडेंटल लर्निंग, जिस पर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। मैं अच्छा सीखूं या बुरा सीखूं या ना सीखूं, मेरे पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो इसको हम कहेंगे इंसिडेंटल लर्निंग।
इट टेक्स प्लेस एट एनी टाइम, कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं। इसको हम कहेंगे इंसिडेंटल लर्निंग। लेकिन डेलिब्रेट लर्निंग होती है इच्छा से सीखना। अभी आप कौन सी लर्निंग कर रहे हैं? डेलिब्रेट लर्निंग। अभी आप इंसिडेंटल लर्निंग नहीं कर रहे हैं। अभी आप डेलिब्रेट लर्निंग, आप अपनी इच्छा से बैठे हैं, आपकी ज़रूरत है, जिसमें कोई पर्पस होता है, सीखने का पर्पस है आपका, है ना, इसीलिए आप यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हो। इसको हम कहेंगे डेलिब्रेट लर्निंग।